हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड्स। मैं इंजीनियर हरिराम सारण आप सभी का ग्लेड्स फैमिली में स्वागत करता हूं। तो आज हमारा चैप्टर रहने वाला है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, यानी कि डीएसए, है ना। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। ओके, आज हमारी क्लास है वन, है ना। तो इसमें आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। यानी कि आगे की क्लासेस में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। ओके, तो ये आपकी क्लास वन है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, पहले पूरी सिलेबस की रूपरेखा अगर हमारे पास तैयार होगी तो हमको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, और इंट्रोडक्शन में भी क्या पढ़ेंगे, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा ना। और क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और हम पढ़ने वाले हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। ओके, देखिए एल्गोरिथम हम पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। ओके, तो यही तो होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और एल्गोरिथम क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, और इसमें भी जो डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन है इसमें भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है ना, कि व्हाट इज डीएस, है ना, ये पढ़ेंगे। ओके, और इसके जो टाइप्स है ना वो पढ़ेंगे। ओके, और इसके जो ऑपरेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया ना। तो ये सब हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं अरे। ओके, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा अरे, है ना। आपने अगर थोड़ा बहुत भी डेटा स्ट्रक्चर या सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो अरे के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे 1D और 2D अरे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन का रहेगा और फिर बाद में पहला चैप्टर रहेगा आपका अरे का, ठीक है। और अरे के बाद में हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट हम पढ़ेंगे और लिंक लिस्ट में भी क्या पढ़ेंगे हम, सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। ओके, और क्या पढ़ने वाले हैं, डबली लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। ओके, और क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इनको पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, यानी कि लिंक लिस्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और अर्रे भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर रहेगा स्टैक, है ना। थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा ना कि होता क्या क्या है ना। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। तो स्टैक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैक के जो भी ऑपरेशन है वो हम पढ़ेंगे। ऑपरेशन क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे पुश और पॉप, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो चुपचाप सुनते जाइएगा। ओके, और जब आप स्टैक पढ़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं ना। तो इसलिए आपको चैप्टर के बारे में पता होना जरूरी है। ओके, कि हम पढ़ने वाले क्या क्या है डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, तो ऑपरेशन पढ़ेंगे और ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन पढ़ेंगे, पुश और पॉप, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और हम इसमें पढ़ेंगे कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन में क्या क्या पढ़ेंगे, इनफिक्स और प्रोफिक्स, है ना, ये भी पढ़ेंगे। ओके, और इसके बहुत सारे हम सवाल भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिकर्सन। आपने नाम तो सुना ही होगा इन सब का, तो ये चैप्टर बाद में होगा, ठीक है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्यू। ओके, क्या पढ़ेंगे, क्यू हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्यू में भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी सिंगल क्यू हम पढ़ेंगे। ओके, और डबली क्यू हम पढ़ेंगे। ओके, और हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रियोरिटी निकालनी होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि प्रियोरिटी हम पढ़ेंगे। ओके, और इसके बाद में जो अगला चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा ट्री, है ना। इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्री पढ़ने वाले। ओके,
और ट्री में भी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो जनरल ट्री पढ़ेंगे, ओके। और ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ट्री क्या होता है, ये पढ़ना है ना, तो ये तो पढ़ना ही होता है हर चैप्टर में कि ट्री का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जनरल ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनरी ट्री भी हम पढ़ेंगे, ओके। बाइनरी ट्री पढ़ेंगे, और जो ट्रेवर्सिंग होती है ना, यानी कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है ना, ये सारे भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है ना, ये सब भी हम क्या पढ़ेंगे, ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। और फिर जो लास्ट हमारा चैप्टर बचता है वो है ग्राफ, ओके। यानी कि ग्राफ भी हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ओके। और ग्राफ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ के बारे में जानेंगे, और ग्राफ में पढ़ेंगे हम ट्रेवर्सिंग, ठीक है। और ट्रेवर्सिंग में भी हम पढ़ेंगे बीएफएस और डीएफएस, ओके। एक बार आपको सिंपली आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये होते क्या है ना। और उसके बाद में एक थ्योरम भी हम पढ़ने वाले हैं, एमएसटी, ओके। यानी कि एक क्रुस्कल थ्योरम के नाम से होती है, वो भी हम पढ़ेंगे लास्ट में, ओके। तो इतना सारा हमारा जो है, ये हमारी जो रूपरेखा है ये रहेगी, ठीक है। यानी कि हम इतनी सारी चीजें हम पढ़ने वाले, ओके। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओके। और उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन में भी हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, ऑपरेशन क्या क्या है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब होता क्या है, ये सारा हम देखेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ना। तो इन सब के बारे में ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन का, इसमें हम ये सारी चीजें हम जान चुके होंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अरे के बारे में, ओके। और इसमें भी 1D अरे और 2D अरे हम पढ़ने वाले हैं, ओके। और उसके बाद में हम जो अगला चैप्टर हमारा होगा वो होगा लिंक लिस्ट, ओके। और इन सब को बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप एक एक बार आज यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और लिंक लिस्ट में पढ़ेंगे सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, डबली लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, और सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, ओके। और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं स्टैक, ओके। और स्टैक में भी हम पुश पॉप ये सारे ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं, ओके। और कन्वर्जन भी हम पढ़ेंगे, इनफिक्स प्रोफिक्स थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, ओके। और नहीं भी जानते तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं रिकर्सन, ओके। और अगला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा क्यू, ओके। क्यू में भी हम क्या पढ़ेंगे, सिंगल क्यू पढ़ेंगे, डबली क्यू पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, प्रियोरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ट्री का, ठीक है। तो ट्री को भी हम बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ओके। क्या इनके नोड होते हैं, और ये सब मतलब वहां पे हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये जनरल ट्री हम पढ़ेंगे, बाइनरी ट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली हमको इतना ही पढ़ना होता है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो फिर आपको पेड कोर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आगे ट्रेवर्सिंग भी हम पढ़ेंगे, ओके। और ट्रेवर्सिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ओके। और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, और ग्राफ में हम पढ़ेंगे ट्रेवर्सिंग और बीएफएस डीएफएस पढ़ेंगे, और एमएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पीछे करके आप नोट भी कर सकते हो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ओके। तो हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन, ओके। तो आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, ओके। तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डालिए। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ने वाले, ओके। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा इंट्रोडक्शन, ओके। यानी कि कोई भी अगर हम चीज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में नॉर्मल हमको जान लेना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं, ओके। तो इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि डीएसए क्या होता है, ठीक है। यानी कि डीएसए की फुल फॉर्म क्या है ना। तो डीएसए की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, है ना। तो डीएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आई, है ना। तो एक बार ये नोट करिए,
और इसकी हम अगर डेफिनेशन बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, है ना? तो डीएसए की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? देखिए, किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है उसमें अगर हम स्टेप बाय स्टेप कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो मेन मेमोरी में आपका मतलब मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम, ओके, और वो रैम को क्या करता है, एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए काम में लिया जाता है, वही हमारा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होता है, ओके। तो आप जानते होंगे कि मेन मेमोरी क्या होती है ना? तो जो मेन मेमोरी में जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है वही हमारा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं। साथ साथ में आप जैसे जैसे नोट करोगे आपको बहुत ही अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। हो सकता है शुरुआती क्लासें आपको बोरिंग लगे, लेकिन लास्ट तक जाते जाते आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ओके। तो इसलिए आपको साथ में बने रहना, ओके। तो लिखिए, किसी किसी दी गई किसी दी गई प्रॉब्लम का किसी दी गई प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, जो कि मेन मेमोरी और कोष्टक में लिखिए रैम को इफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, तो ये बात आप समझ पाए होंगे, ओके। और सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या होती है? देखिए, मेन मेमोरी जो होती है वो तो होती है रैम, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी, हम सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं? हार्ड डिस्क को बोलते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क को बोलते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करिए। देखिए, हम साथ साथ में नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, ओके। और कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, ठीक है, यानी कि हम पूरा एकदम डिटेल में हम पढ़ने वाले, ओके। तो साथ में बने रहिए बस। नोट हो गया होगा सभी का? आगे बढ़िए। अब आप हेडिंग डालिए एल्गोरिथम, ओके। तो हमने बोला था कि सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा जान लिया कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, ओके, डेटा स्ट्रक्चर, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं एल्गोरिथम, ओके। तो हेडिंग डालिए एल्गोरिथम। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप नोट्स बनाना भी सीख सकते हो, ओके। तो एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हो कि, तो एल्गोरिथम है वो कब लिखा जाता है? डिजाइन टाइम पर लिखा जाता है, ठीक है। एक पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो है डिजाइन टाइम पे लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि एल्गोरिथम क्या है? एक लैंग्वेज है जो हमको लिखनी है, ओके। और ये एल्गोरिथम हम जो लैंग्वेज चाहिए उसी में हम लिख सकते हैं, ओके। यानी एल्गोरिथम को हम किसी भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि एल्गोरिथम लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ये बात भी हम बोल सकते हैं कि रिटन इन एनी लैंग्वेज, ओके। रिटन नहीं, सॉरी, राइट, हाँ, एनी लैंग्वेज, ओके। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ये डिजाइन टाइम पे लिखा जाता है और ये किसी भी लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं, ओके। और जब हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तब हमको प्रोग्रामिंग जो नॉलेज है वो होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यानी कि जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है वो जरूरी आपका नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आ रही है तभी आप एल्गोरिथम लिख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आ रही है तो आप एल्गोरिथम लिख सकते हो, ओके। और एक बात आपको ध्यान रखनी है वो है ये कि हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है उससे ये इनडिपेंडेंट होगा, ओके। तो ये आपकी चार बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए और हम इनको डिटेल में लिख भी लेते हैं, ओके। तो एक बार मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ओके। और इसके बाद हम लिखने वाले हैं सारी बातें।
ओके। तो इन सारी चीजों को हम नोट भी करेंगे, है ना। तो एक एक चीज हम समझते भी जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा शुरू में आपको बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि एक थ्योरी है, तो थ्योरी बोरिंग हो सकती है, लेकिन आपको थ्योरी अगर पता होगा, यानी कि आपको अगर बेसिक पता होगा, तभी आप आगे प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे, ओके। तो थोड़ा सा हम एल्गोरिथम के बारे में लिखेंगे, ओके। तो एल्गोरिथम के बारे में फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिखिए डिजाइन टाइम पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक छोटा सा हेडिंग भी आप डाल सकते हैं कि एल्गोरिथम को, लिखिए एल्गोरिथम को लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, ओके। और अब आप पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि एल्गोरिथम को लिखते समय आपको इन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डिजाइन टाइम पे लिखी जाती है ना, DSI है, ओके। डिजाइन टाइम पर, लिखा जाता है, okay? तो आप समझ पाए होंगे कि डिजाइन टाइम पर एल्गोरिथम को लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको एल्गोरिथम लिखनी होती है, फिर आपको कोड लिखना होता है, ओके। और अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में चाहे उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो भाषा लिखा रहा हूँ जो आपको समझ में आ सके, है ना। और वैसे हम पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन आई थिंक सभी को हिंदी बेटर समझ में आती है ना। हम इंडिया से हैं तो हमको हिंदी तो आना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस भी लैंग्वेज में हम लिखना चाहें तो उसमें भी हम लिख सकते हैं, यानी कि रिटर्न इन एनी लैंग्वेज आप पुस्तक में लिख सकते हो, ओके। और क्या हमने बताया कि इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं पॉइंट, प्रोग्रामिंग नॉलेज। अगर आप कोई गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं होती, okay? तो इतनी बातें आप समझ पाए होंगे, है ना। और एक जो आखिरी बात हमने बताया था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट होगा, ओके। तो ये एल्गोरिथम के बारे में हमने चार बातें हमने जान ली, ओके। अब हम समझते हैं कि एल्गोरिथम एक्चुअली होता क्या है ना। तो हमने सबसे पहले समझा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या था, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो कि मेन मेमोरी को इफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए काम काम में लिया जाता है ना। तो ये तो हुआ था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का ना। तो अब हम समझते हैं कि एल्गोरिथम का क्या मतलब है, ठीक है। तो एल्गोरिथम का मतलब हम समझते हैं ना, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर गिवन प्रॉब्लम है ना, तो उसका स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन होता है वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, ओके। यानी कि उसका अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम देंगे तो वही हमारा क्या होगा, एल्गोरिथम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे छोटी सी एक डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। तो आप अपनी एक डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं ना। तो एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन है वो क्या है ना, तो लिखिए किसी गिवन प्रॉब्लम का मतलब है दी हुई समस्या, है ना। गिवन प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। हमारा मेन टारगेट है कि अगर कोई बच्चा एकदम नया भी है तो उसको भी सारी चीजें हैं जो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, और जो लोग इनको जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि रिवीजन हो रहा है ना। तो आप भी ध्यान से सुनते जाइएगा, ओके। हम पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो इसको एक बार जल्दी से नोट करिए।
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ लेते हैं ना। तो आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, ओके। तो इनके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं, ओके। तो ध्यान से समझिएगा ना। तो ये क्या होती है, मतलब हम अगर कोई कोड लिखना चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कोड हमने लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इनपुट दे रहे हैं हम, ओके। कोई इनपुट दे रहे हैं ए और बी, ठीक है, और ये इंट टाइप है, ओके। थोड़ा बहुत अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। और यहाँ से हम मान लेते हैं कोई एक सी नया आ गया, ठीक है, और ए प्लस बी हमने कर दिया, ठीक है। और डी कुछ और आ गया, उसको हमने ए गुना बी कर दिया, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट करवाया, ठीक है। प्रिंट हमने क्या करवाया, सी करवाया, ठीक है। और प्रिंट हमने करवाया डी, सी और डी हमने प्रिंट करवाया, ठीक है। तो यहां से हम कुछ बातें हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एल्गोरिथम के लिए क्या है कि एल्गोरिथम है जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। और एल्गोरिथम है वो डेफिनेटिवनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। और एल्गोरिथम है फाइनाइटनेस भी होनी चाहिए, कि इसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें लिखते हैं और फिर हम समझते हैं, ठीक है। तो एक एक बात आप नोट करिएगा साथ साथ में। तो पहली बात तो क्या है कि इनपुट है ना, इनपुट वो 1 से लेकर n तक होना चाहिए, ठीक है। इनपुट है वो 1 से n तक हो सकता है, ओके। यानी कि जो मिनिमम इनपुट है वो 1 हो, और मैक्सिमम इनपुट आप n कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट है वो क्या होगा, एटलीस्ट 1 तो आउटपुट होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट 1 हो, लेकिन 1 से लेकर n तक आउटपुट हो सकते हैं, ओके। यानी कि कम से कम एक आउटपुट तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये बात समझ पाए आप, है ना, आउटपुट का समझ पाए। और फिर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ स्टेप है ना, जो नंबर ऑफ स्टेप्स है, जैसे कि ये पहली स्टेप हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, है ना। ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटी तक चला जाए, है ना। तो ये जो नंबर ऑफ स्टेट है वो क्या होनी चाहिए आपकी, फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक अलग इसकी करेक्टरिस्टिक होगी कि फाइनाइटनेस होती है, ठीक है, ओके। अगली बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि इफेक्टिवनेस हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिजायर्ड आउटपुट है वो आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवनेस का डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, है ना, प्रिंट ऑफ जो डी है इसकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही थी, है ना। यानी कि हमको ये मान लीजिए ये हमको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और ये अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। इसके लिए मतलब ये आपका जो है इफेक्टिवनेस होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिवनेस होना चाहिए, ये बात आप समझ गए होंगे, ओके। मान लीजिए हमको रिक्वायर्ड खाली ये था ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया ना, ये हमने एल्गोरिथम में एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ये हमको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर ये क्या हुआ, इफेक्टिवनेस हुआ, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं थी, और इसलिए ये क्या हुआ, इफेक्टिवनेस नहीं है, ओके। तो ये बातें आप समझ पाए होंगे। और एक बात और लिखिए, डेफिनेटनेस, ओके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रिक्वायर्ड स्टेप्स को ही फॉलो करती है, ठीक है। तो ये भी सारी जो है एल्गोरिथम को लिखते समय हमको ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ओके। तो ये बातें आप आई थिंक समझ पाए होंगे, ओके। तो इन सबको नोट करिए, ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हो, ओके।
तो आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो हेडिंग डालिए। तो अब हम सीखने वाले हैं कि एल्गोरिथम का जो एनालिसिस है वो कितने टाइप से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एनालिसिस है वो कितने टाइप से हम कर सकते हैं, ओके। तो हेडिंग डाल लीजिए। तो इसका जो एनालिसिस है वो हम 5 टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका होगा टाइम के अनुसार हम एनालिसिस कर ले, ठीक है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ओके। और 2 नंबर जो होता है वो होता है स्पेस के आधार पर, है ना, कि स्पेस के बेसिस पे इसका एनालिसिस करें हम, है ना। और 3 नंबर आपका है पावर कंजप्शन, ओके। और 4 नंबर आपका होता है नेटवर्क कंजप्शन, ओके। और 5 नंबर होता है सीपीयू रजिस्टर्स, ओके। तो ये होते क्या क्या है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। और इन 3 को क्या कर देते हैं हम, नेग्ले इस इनको हम नेग्लेजिबल कर देते हैं, ओके। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम स्पेशली पढ़ते हैं, ओके। तो ये होता क्या है टाइम बेसिस, मतलब ये क्या है ना। तो ये जो है एनालिसिस, जो एल्गोरिथम का एनालिसिस हम करते हैं उसका जो है ये मेन फैक्टर है, ओके। यानी कि एनालिसिस करने का जो मेन फैक्टर है वो क्या है, टाइम पे है, ओके। यानी कि टाइम बेसिस आपका मेन फैक्टर यही होगा, ठीक है। तो ये होता क्या है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं ना। इसको हम समझते हैं कि ये टाइम बेसिस क्या है ना। तो अगर किसी प्रोग्राम को अगर टाइम बेसिस एनालिसिस किया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ओके। और एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी उतना ही अच्छा आपका जो प्रोग्राम है वो एल्गोरिथम अच्छा माना जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम से कम होनी चाहिए, ओके। तो इनका हम एक बार डिटेल में हम इनको भी लिख लेते हैं सारों को, ओके। तो सबसे पहले तो आप इतना नोट करिए। चलिए अब हम इनके एक एक का हम नोट करते हैं, ओके। तो फिर से आप हेडिंग डाल लीजिए टाइम बेसिस, ओके। यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहली बात तो
तो हेडिंग डाल लीजिए टाइम बेसिस। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं कि एल्गोरिथम का जो एनालिसिस है वो करने के कौन कौन से मेथड है ना। तो ये 5 मेथड थे, और उनमें से जो शुरू वाले 2 थे वो थे इफेक्टिव, और बाकी को हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम बेसिस जो एनालिसिस हम करते हैं इसी को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहा जाता है। ओके, और दूसरी बात आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि यही आपका क्या होता है, मेन फैक्टर होता है। ओके, यानी कि जब एल्गोरिथम का हम एनालिसिस करते हैं तो उसका जो मेन फैक्टर होता है वही क्या होता है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ठीक है, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी उतना बेहतरीन हमारा प्रोग्राम है वो काम करेगा। ओके, तो अगली बात आप लिख सकते हैं, लिखिए अगर किसी, ये नोट इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आप इन फ्यूचर आप जब कभी भी पढ़ते हो तो आप एक बार जैसे ही नोट्स को देखोगे तो आपको सारा कुछ है वो याद आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए अगर किसी प्रोग्राम को टाइम बेसिस एनालिसिस किया जाए तो उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझे होंगे कि अगर टाइम बेसिस पे किसी प्रोग्राम को अगर एनालिसिस करेंगे तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, और यही हमारा क्या होता है, मेन फैक्टर होता है। ठीक है, अब एक बात और हम देख लेते हैं यहाँ से, लिखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी जितनी कम होगी एल्गोरिथम उतनी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो ये बातें आप समझ पाए होंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी प्रोग्राम का जो एल्गोरिथम है वो उतना ज्यादा होगा, यानी कि अच्छा होगा वो। ठीक है, उतना ही प्रोग्राम क्या होगा, अच्छा होगा, यानी कि कम समय में हम अगर ज्यादा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छी बात होगी। ठीक है, अब 2 नंबर जो हमारा फैक्टर था वो क्या था, स्पेस बेसिस है ना, कि स्पेस के आधार पर भी जो एल्गोरिथम है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, एक बार अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप एक बार नोट करते जाइएगा, आपको लास्ट में देखना सारा कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। ओके, तो 2 नंबर हम क्या देख रहे थे, स्पेस बेसिस। ओके, और मैंने बताया कि यही क्या होती है, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, ओके, तो मेन फैक्टर तो आपका क्या था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका जो इफेक्ट करता है एल्गोरिथम को। ओके, और जो हमने बाकी 3 चीजें बोली थी जैसे पावर कंजप्शन है, नेटवर्क कंजप्शन है, सीपीयू रजिस्टर्स है ना, तो ये इनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी एक लाइन हम लिख लेते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। ठीक है, लिखिए मेन मेमोरी में जितना जितना स्पेस ले रहा है, यानी कि प्रोग्राम जितना स्पेस ले रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो 3 चीजें ऐसे ही बता देता हूँ या लिखनी है। देखिए पावर कंजप्शन है वो क्या होता है कि कौन सी एल्गोरिथम को कितनी पावर चाहिए होती है ना। पावर जो कंजप्शन है वो क्या होता है, कौन सी एल्गोरिथम को, वहीं पे आप लिख सकते हैं इसको कि पावर कंजप्शन क्या होता है, कि किस एल्गोरिथम को लिख लीजिए यहीं पे है ना, कौन सी एल्गोरिथम को कितनी पावर चाहिए, वही हमारा क्या होता है, पावर कंजप्शन होता है। ओके, और नेटवर्क कंजप्शन क्या होता है, कि नेटवर्क बैंडविड्थ कितना ले रहा है ना, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो नेटवर्क बैंडविड्थ कितना ले रहा है। ठीक है, नेटवर्क बैंडविड्थ है वो कितना ले रहा है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है,
नेटवर्क कंजप्शन होता है, ठीक है। यानी कि इन इन चीज़ों पे हम एनालिसिस कर सकते हैं एल्गोरिथम का, ओके। और फिर हमने देखा कि सीपीयू रजिस्टर क्या होता है। तो मेन मेमोरी के अलावा क्या रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इतनी बातें हम सीख गए। अब हम समझने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। तो अगली आप हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। इसके बारे में हम डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो हेडिंग डालिए टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं, ओके। तो हेडिंग डालिए जल्दी से, और इसके बारे में हम समझते हैं डिटेल से, ओके। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इनको एक नोटेशन के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से? जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम करते हैं एक नोटेशन के माध्यम से। हम जो है इसको कैलकुलेट या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशन, ओके। तो ये क्या होता है आप समझ गए होंगे, है ना। कि आपको अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए गेट जैसी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप में उसमें आपको पूछा जा सकता है कि एसिम्प्टोटिक जो नोटेशन है वो क्या होता है ना। तो ये हम समझ गए ना क्या होता है, कि टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक नोटेशन के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम ये बोलते हैं, ठीक है। और ये जो असिम्प्टोटिक नोटेशन है वे ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। अब आपको सुना हुआ लगेगा, ठीक है। यानी कि ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। और 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो होता है आपका बिग ओ होता है, ठीक है। एक आपका होता है बिग, इसको ओमेगा बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ये, है ना, बिग ओमेगा बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका बिग थीटा, ओके। तो ये 3 चीजें आप समझे होंगे, ओके। देखिए ये जो बिग ओ होता है ये क्या होता है आपका, अपर बाउंड होता है, ठीक है। ये अपर बाउंड होता है, ओके। और ये होता है आपका लोअर बाउंड, ओके। और इसको हम बोलते हैं एवरेज बाउंड, ओके। देखिए आपके लिए अगर शुरुआत में नई चीजें हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं ही समझ में आ रहा होगा, ओके। लेकिन आप बने रहिए साथ में, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, ओके। तो चलिए इन सभी चीजों को हम लिख लेते हैं, ओके। तो एक बार फिर से आप अपनी हेडिंग डाल लीजिएगा टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। और इसके नीचे से यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करोगे, ओके। क्योंकि अगर हम अपने हाथ से अगर चीजों को लिखेंगे तो वो हम कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। लिखिए टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक नोटेशन के माध्यम से कैलकुलेट या रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आपको अपने आप समझ में आती जाएगी, ओके। उसे ही हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो इतनी बातें आप आसानी से समझ पाए होंगे, ओके। और उसके बाद में आप इनके टाइप भी लिख सकते हो, ओके। तो आप अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये हेडिंग डालिए और आगे आप लिखिए टाइप्स, है ना। टाइप्स आप लिख सकते हैं और आगे लिख सकते हैं 3, ओके। यानी कि ये 3 टाइप के होते हैं। और इसमें पहला टाइप आपका कौन सा होगा, बिग ओ नोटेशन, ओके। बिग ओ नोटेशन, है ना। और ये क्या होता है, ये अपर बाउंड पे लागू होता है, ओके। दूसरा आप देख सकते हैं
बिग ओमेगा, ओके, नोटेशन हम, और ये किस पे लागू होता है, लोअर बाउंड पे, ओके। और 3 नंबर आप नोट कर सकते हैं बिग थीटा, ओके। और ये क्या होता है, एवरेज बाउंड होता है। देखिए बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको थोड़ी सी थ्योरी है वो पता होनी चाहिए कि चीजें होती क्या है, ठीक है। तो अगली जब भी क्लास होगी आपको ये सारी चीजें रिवाइज करके आनी है, ठीक है। जैसे ही आप रिवाइज करके आओगी तो आपको चीजें याद रहेगी, ओके। तो एक बार इन सबको नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया होगा सभी का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम चीजों को समझेंगे, आपको बस अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं कि टाइम फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके आधार पर कैलकुलेट होती है, टाइम फंक्शन के आधार पर, है ना। और वो भी हम पढ़ेंगे कि बिग ओ नोटेशन क्या है, वो सब क्या है ना, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको एक एक बात आपको समझ में आएगी, हम ग्राफ से पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ से जैसे ही हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए टाइम फंक्शन को कैसे हम लिखते हैं ना, तो कांस्टेंट जो भी होते हैं ना, कांस्टेंट, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वन से, ठीक है। तो वन से शो करते हैं, ठीक है। साथ साथ में आप लिख सकते हैं, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ओके। तो कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, वन से डिनोट करते हैं, ओके। और जो भी लॉग वाली चीजें होती है, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और जो भी हमारे लीनियर फंक्शंस बनेंगे, है ना, लीनियर फंक्शन बनेंगे उनको हम एन से डिनोट करते हैं, ओके। तो लीनियर फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एन से, ओके। और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे डिनोट करते हैं, एन स्क्वायर से, ओके। और अगर क्यूब वाली बनेगी, है ना, यानी कि क्यूबिक अगर बनती है तो एन क्यूब से हम डिनोट करते हैं, यानी कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन क्यूब है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझते जाओगे, बस एक बार ध्यान में रखो, आज हमारी पहली ही क्लास है, और इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा नहीं भी समझ में आए, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना। यानी किसी ने अगर पहले से ही पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो उनको समझ में आ रहा होगा शायद, ओके। और जो नहीं पढ़ रखे हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप डेली इनका रिवीजन करते जाइएगा, ये चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली है। और जब हम अरे, लिंक लिस्ट और स्टैक क्यू ये सब पढ़ेंगे तब आपको बहुत मजा आने वाला है, ओके, क्योंकि उसमें सारी चीजें समझने वाली है, ओके। और उनके जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो बहुत आसान है उनके करना, है ना। तो क्यूबिक आप समझ गए होंगे, ठीक है। और फिर एक और बचता है, जो एक्सपोनेंशियल है, उनको कैसे हम डिनोट करते हैं ना, तो 2 की पावर n, 3 की पावर n, n की पावर n, इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये जो सारे फंक्शन है ये आपके काम आते हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करेंगे तब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं, ओके। अब देखिए जैसे हमने शुरुआत में हमने बोला था कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो एल्गोरिथम है उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इनकी जो कंपैरिजन कर लेते हैं ना, कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अच्छी होती है, कम होती है, कहने का मतलब है ना, कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, कौन सी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन भी हम कर लेते हैं, तो ये सारा नोट हो गया होगा आपका, है ना। चलिए अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, कंपैरिजन, ओके। हम कंपैरिजन अब करने वाले, ओके। जो ये फंक्शंस आए हैं उनकी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन हम करेंगे, ओके। तो हेडिंग डाल लीजिए कंपैरिजन, ओके। तो कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है। देखिए जो कांस्टेंट था ना, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे, वन से डिनोट कर रहे थे, ठीक है।
तो सबसे कम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो किसकी होती है, कांस्टेंट की होती है, ठीक है। और कितनी होती है, 1 होती है, ओके। और ये क्या होगी, सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, log n की होती है, ओके। और उसके बाद होती है अंडर रूट n की, ओके। उसके बाद n, उसके बाद n स्क्वायर। एक बार आप नोट करते चलिएगा, आपको लास्ट में सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जब भी चैप्टर खत्म होगा तब आपको देखना कि सब कुछ समझ में आ रखा, ओके। n स्क्वायर, फिर n क्यूब, फिर n की पावर 4, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में होगी 2 की पावर n है, n की पावर n है, इनका ना। तो ये आप समझ लेना कि जो टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी है सबसे कम किसकी होती है, 1 की होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक बार लिख लीजिए कि सबसे सबसे कम होती है और क्या होती है, सबसे अच्छी भी होती है, ठीक है। सबसे अच्छी होती है, आप बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट होती है, ओके। यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सबसे कम इसकी होती है, और सबसे बढ़िया एल्गोरिथम भी वही होती है, ठीक है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, ओके। तो आप ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बिग ओ नोटेशन, है ना। यानी कि हम तीनों नोटेशन हम पढ़ेंगे, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, है ना। और हमने सीखा था कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड, है ना, ये सब हमने समझा था, ठीक है। एवरेज बाउंड, ओके। तो आगे की क्लास हम करते हैं कल, है ना। यानी कि इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, ओके। और आप चाहो तो कहीं से पढ़ के भी आ सकते हैं कि बिग ओ नोटेशन क्या है, और बिग थीटा नोटेशन क्या है, बिग ओमेगा नोटेशन क्या है ना। तो ये सारी चीजें आप पढ़कर भी आ सकते हैं, ओके। और अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या क्या है, ओके। तो हमारा एक तरीका रहेगा कि हम डेली अगली क्लास में रिवीजन करेंगे कि कल की क्लास में क्या पढ़ा था। और जैसे ही क्लास पूरी होगी तो उसका भी हम मूल्यांकन करेंगे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। ताकि आपको पता तो रहे ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 घंटे के पीरियड में क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि टीचर ऐसे ही मौज मस्ती तो नहीं कर रहा है कहीं, है ना। तो आपको ये मूल्यांकन भी आप सभी को करना चाहिए, चाहे किसी की भी क्लास हो ना, कि हमने पढ़ा क्या है और क्या हमने सही पढ़ा है ना। एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती है। देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ है वो सही से पढ़ाया जाएगा, ओके। सही से और डिटेल से, ओके। और आपको समझ में आने लायक, जो भी नया स्टूडेंट भी बैठ रहा है तो उसको भी सारी चीजें समझ में आएगी, है ना। तो हमने सबसे पहले तो देखा था कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन में हमने एल्गोरिथम पढ़ लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम पढ़ ही रहे, ओके। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और फिर कल की क्लास में शायद यही हो पाएगा, ओके। बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा और बिग थीटा नोटेशन। और ये जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। जितनी बातें आज हमने बताई है वो आप कल रिवीजन करके आओगे, ठीक है। तो शुरुआत में हमने क्या देखा था कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हम अरे पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट, स्टैक, है ना। देखिए 90% जो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो यहीं से आता है, ठीक है। कि हमको पढ़ना क्या क्या है, हमको अगर ऐसा पता चल जाए कि हमको पढ़ना क्या क्या है, हमारा सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो वहीं से हमको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ ये चीजें पढ़ने वाले हैं, और ये चीजें खत्म हो रही है, और ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये देखा, ठीक है। और उसके बाद में हम इंट्रोडक्शन से चालू हो गए थे, और वहां से हमने डीएसए की डेफिनेशन हमने देखी। और उसके बाद में हमने एल्गोरिथम के बारे में पूरा डिटेल से हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी एल्गोरिथम की, ओके। और उसके बाद में हमने एनालिसिस करना सीखा, ठीक है। और उसके बाद से हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और यहीं से हमने सीखा था कि असिम्प्टोटिक जो नोटेशन है वो क्या होता है, ओके। और वो कितने टाइप का होता है। और जो नोटेशन होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का, उसी को हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन, है ना। और हमने फिर देख लिया था कि कितने टाइप का होता है, ठीक है। और हमने बहुत सारी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी थी, ओके। और फिर हमने देखा था कि टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, और किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, वो भी हमने सीखा, ठीक है। यानी कि ये हमने कंपैरिजन भी देखा, ठीक है। ये आप समझ गए ना कंपैरिजन वगैरह ना, इसका मतलब है आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग समझ चुके हो, ठीक है। तो इतनी चीजें आप कल रिवाइज करके आओगे, ठीक है। और जिनको आज समझ में नहीं आया है, मैं बोल रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे आप देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और साथ में बने रहना है, ओके। और लास्ट में आप देखोगे कि आप पूरा सीख पा रहे हो, ओके। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे, ओके।
और आगे भी जुड़े रहना और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं, ओके। और थोड़े ही दिनों में हम सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस वो भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको हिंदी में सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप यहाँ से ग्लेड्स क्लासेज से आप पढ़ सकते हो, ओके। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, ओके दोस्तों, थैंक यू।